हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेज में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के और इस बार 2025 का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं बाबू, तो आज की इस वीडियो में देख रहे हैं ना, हिंदी का ये एक वायरल पेपर बाबू। अगर अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं तो समझिए कि आपका जो हिंदी में 100 नंबर का पेपर आता है, इसी से 80 नंबर पा सकते हैं। क्योंकि में से वायरल क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ना, इसमें एक एक क्वेश्चन एकदम बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इसमें सेट हुआ है और एक एक क्वेश्चन आपका फंसेगा। तो आज की जो वीडियो देख रहे हैं ना, इसका पीडीएफ भी देंगे और आज की इस वायरल पेपर का फुल सॉल्यूशन के साथ अच्छे समझ लीजिए। ऐसा ही सेम हुब टू हुब पेपर आएगा आपका, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा फॉर्मेट समझाऊंगा, अच्छे समझना, इसके बाद आप अच्छे से देख लीजिए वीडियो को। प्यारा सा लाइक कर देना बाबू। चलिए, सबसे पहले आपका जो फॉर्मेट रहेगा, यहाँ पे पेपर में रोल नंबर डालने के लिए आता है अनुक्रमांक ना, सेम यहाँ पे ऐसे ही आएगा। यहाँ पे नाम लिखने के लिए आता है बाबू, कितने पेज में आपका ये पेपर रहेगा ये देख लीजिए। इसी तरीके से 14 पेज में है, ऐसा ही आपका पेपर आएगा। ये देखिए, पेपर का मेन कोड तो यही है 323 और डीपी कोड। आपका भी जो पेपर आएगा सेम इसी तरीके से फॉर्मेट रहेगा, थोड़ा सा चेंजिंग मिल सकता है बट यही फॉर्मेट रहेगा बाबू। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये जो पेपर है प्यारे बच्चों, ये सामान्य हिंदी के बच्चों के लिए। किसके लिए है? ये सामान्य हिंदी के बच्चों के लिए है। और यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट होता है, यहीं से तो मेन फॉर्मेट है। देखिए, समय जो रहेगा आपका 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा प्यारे बच्चों। और यहाँ से 100 नंबर का पेपर बनेगा। और यहाँ से मैं बात करूं तो निर्देश जो देख रहे हैं ना, बहुत सारे बच्चे बिना निर्देश पढ़े हुए क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करते हैं। यहीं पे उनका थोड़ा सा गलती होता है। पहले निर्देश पढ़ लीजिए भाई। पहला है ना कि प्रारंभ के 15 मिनट, यानी कि परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए भाई दिया गया है कि कोई क्वेश्चन बाय द वे तो गलती तो नहीं है और कोई क्वेश्चन गलती तो नहीं है, इसके बाद कोई क्वेश्चन बड़ा है तो इसमें कितना आपका समय लग सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्यूशन करेंगे तो और बेहतर रहेगा, है कि नहीं। चलिए, सेकंड नंबर, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड रहेंगे और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना जरूरी है। यानी कि सभी प्रश्न करना, अगर कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे तो बिल्कुल वहां पे नंबर कम हो जाएगा। इस तरीके से ध्यान रख के चलना है। इसके बाद यहाँ से पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है और यहाँ से पहला क्वेश्चन आपका जो आएगा गद्य साहित्य से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुविकल्पी। पहला है, गेहूं और गुलाम के लेखक कौन है। ऐसे ही पेपर आएगा कि गेहूं और गुलाब के लेखक कौन है, तो आप सभी को तैयारी होना चाहिए। कौन है प्यारे बच्चों? तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी। कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर बताते चलूंगा क्योंकि ऑप्शन पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। टू द पॉइंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है? तो वी नो दैट, हम सभी जानते हैं कौन है। जैनेन्द्र कुमार जी। कौन है बाबू? जैनेन्द्र कुमार। यहाँ पे दूसरा ख नंबर का पहला विकल्प सत्य है। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, थोड़ा अच्छे से ध्यान देके क्वेश्चन को समझ के तैयारी कीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए, इसमें ग नंबर क्या है पहला का, कि त्रिवेणी किस विधा की रचना है। और एक क्वेश्चन मैं आपको खुद से करने का यहाँ पे दूंगा कि जो आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। पहले इसका देखिए, त्रिवेणी किस युग, यानी युग नहीं, किस विधा की रचना है। तो निबंध है, संस्मरण है, आत्मकथा, कहानी है। आप भी कमेंट में बता सकते हैं कौन सा है बाबू। तो त्रिवेणी जो है, आप लोग इसको कमेंट में ही बता दीजिए। एक एक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा देते रहूंगा कि आप कौन सा। तो ग नंबर का आप जरूर बताइएगा, पहला का ग का आप कमेंट में छाप दीजिएगा, क्योंकि आप तैयारी किए हैं तो एकदम पता होना चाहिए कि कितना बेहतर चल रहे हैं अभी। इसके बाद चलिए, घ नंबर, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ। तो ये जो हुआ था बाबू किस युग में? द्विवेदी युग में। किसमें? द्विवेदी युग। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा, ऐसे हाई पेपर आएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ध्रुव सामनी की रचना विधा। ध्रुव सामनी जो है, इसकी रचना विधा नाटक के द्वारा रची गई थी। किसके द्वारा? नाटक के रूप में। इस तरीके से तैयार करके रखना। अगला क्वेश्चन दूसरा से स्टार्ट होता है। 5 तो आपने कर लिया क्वेश्चन आपके गद्य साहित्य से। अब यहाँ से पद साहित्य से क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है ना कि जैसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया था। जैसी जो थी, इसका पद्मावत जो है अवधी भाषा में। किस भाषा में? अवधी भाषा में लिखा गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि रीति काल का अन्य नाम क्या है। तो रीति काल का अन्य नाम श्रृंगार काल भी बोलते हैं। तो इसमें अगला जो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, अगला ऑप्शन यहाँ पे है, देखिए क्या है प्यारे बच्चों। अगला जो है आपका यहाँ पे श्रृंगार काल, इसी रीति काल के अन्य नाम से भी जाना जाता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन ग नंबर दूसरा का, झरना की रचयिता किसे कहा गया है? झरना की रचयिता कौन है बाबू? आप सभी को मालूम है कि जयशंकर प्रसाद जी इसको रचे थे झरना को। ठीक है, काफी इजी इजी क्वेश्चन आता है, ऐसे ही आराम से तैयारी कीजिए बिना डरे हुए। द्विवेदी युग की कविता कहा जाता है किसको? द्विवेदी युग की जो कविता है किसको कहा जाता है? इतिवृत्तात्मकता, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन अंक नंबर कि क्षयवाद के प्रवर्तक कौन है? अब इसमें से दूसरा में से भी एक और दे देता हूं अंक नंबर। अंक नंबर का भी दो बस कमेंट करके बताइए कि एक एक क्वेश्चन गद से एक पद से, दोनों से आप कितने बेहतर तैयारी किए हैं, ऐसा ही पेपर में आएगा। अंक नंबर का कमेंट कर दीजिए कौन सा, सूर्यकांत, जयशंकर, सुमित्रा महादेवी। ठीक है, ऐसा ही पेपर आएगा। चलते हैं यहां से, अब जर्नी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्ट होती है। तीन नंबर जो क्वेश्चन दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये देखिए 5 × 2 का मतलब 5 प्रश्न रहेंगे इस गद्यांश से, 2-2 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का ये पेपर में आता है। जैसे आपको ये गद्यांश दिया जाएगा, ट्रिक से पहचानना है कि किस पार्ट से, वो भी चीजें हम बताएंगे। इसे पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को यहाँ पे लिखा है मिलता है, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं, जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वे लगा लेते हैं। मेरी, इसके बाद क्या लिखा है? इसके बाद है मेरी के बाद यहाँ पे आएंगे जैसे ही, तो यहाँ पे पता चलता है कि दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरा अंतर्मयी ही जानते होंगे, यानी अंतर का आत्मा बोलते हैं इसको। कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सकता हूँ। अब देखिए इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा बाबू, आपको तो पहले मैं ट्रिक बताता हूँ कि कैसे पहचानना है। ये पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक व पाठ के नाम बताइए। लेखक का और पाठ का नाम बता दीजिए कि किस लेखक ने इसको लिखा है और पाठ का किस पाठ से आया है ये गद्यांश। ठीक है, तो 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा और इसमें 5 क्वेश्चन पूरे रहेंगे। तो आइए ट्रिक से बताते हैं कैसे पहचान लेंगे किसी भी गद्यांश को, चाहे तो आसानी से। देखिए सबसे पहले आपने पूरा गद्यांश पढ़ लिया ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा अच्छे से, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस पार्ट से आया। उस पार्ट का नाम का छोटा सा एक अंश मिलेगा, नाम का, कि पार्ट का नाम का अंश। जैसे पुष्पित अशोक, ये देखिए आपने जब पढ़े होंगे ना तो अशोक नाम पढ़े होंगे जरूर। अशोक के फूल, क्या है बाबू? अशोक के फूल। यहाँ पे आप पढ़े होंगे अशोक के फूल वाला जो चैप्टर है, इसके राइटर कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद जी द्विवेदी जी हैं। कौन है बाबू? प्रसाद द्विवेदी जी। आपने इसको पढ़ा है ना, इसी पार्ट से ये गद्यांश दिया है, तो आप आराम से दोनों का आंसर यहाँ पे पहले तो दे देंगे। फर्स्ट नंबर का ये लिखा है कि नहीं लिखा है? यहाँ पे लिखा है ना बाबू कि लेखक का नाम आप जान गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे, हजारी प्रसाद, इस तरीके से आप समझ लीजिए। और दूसरा बाबू क्या हो जाएगा आपका? पार्ट का नाम आपको बता दिया अशोक का फूल। ठीक है ना, इस तरीके से कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। रेखांकित अंश की व्याख्या करना, इसमें जो अंडरलाइन किया हुआ होता है ना उसकी व्याख्या करना होता है। तो इस गद्यांश में कहीं ना कहीं आपको अंडरलाइन, जैसे कि ये देखिए असली कारण यहाँ से और यहाँ तक, मान लीजिए कि यहाँ तक अंडरलाइन है, तो इस अंडरलाइन का भाव बताना है। कि क्या करना है? भाव बताना है आपको कि इसका भाव क्या होगा इस लाइन का। ठीक है, वही चीज पूछा होता है, कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक एवं स्वयं के विषय में के बारे में पूछा है, इसी गद्यांश के आधारित ये प्रश्न देना है उत्तर। ठीक, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं। पंक्ति का आशय क्या होगा कि बहुत दूरदर्शी होते हैं। इस पंक्ति का, इस लाइन का मतलब क्या होगा आपको उसका स्पष्ट व्याख्या कर देना है। इसमें हतभागे और दूरदर्शी के शब्दों का अर्थ बता दीजिए कि इसका दोनों का मतलब क्या होता है। ऐसे ही पेपर में आएगा, तैयारी बेहतर कीजिए। अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए कि आपको नहीं आ रहा है, मान लीजिए कि वो अथवा वाला अब करना है, इसमें 2 गद्यांश दिया रहेगा, तो एक अथवा वाला भी दिया रहेगा, जो चाहे आप उसको कर सकते हैं बाबू। तो यदि यह नवीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमाग कसरत की बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होती। आपको एक ट्रिक मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं उस पार्ट का नाम का एक अंश मिलेगा। यहाँ पे भाषा लिख दिया ना, तो भाषा जब पढ़े रहेंगे तो ही पता चलेगा, नहीं पढ़े रहेंगे तो कैसे पता चलेगा? कोई वर्ड ही नहीं पकड़ पाएंगे, इसलिए भाषा लिखा है। तो भाषा और आधुनिकता क्या है? भाषा और क्या है प्यारे बच्चों? भाषा और आधुनिकता।
आधुनिकता। यहाँ पे आपने ये चीज पढ़ लिया कि भाषा और आधुनिकता चैप्टर सी गद्यांश आया। इसके राइटर आप कैसे पकड़ेंगे, जब याद किए रहेंगे। कौन है, प्रोफेसर जी, प्रोफेसर जी सुंदर, क्या है बाबू, सुंदर रेड्डी। कौन है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है। समझ में आ रहा है, आराम से इस चीज को पकड़ेंगे नहीं जब तक तो कैसे पता चलेगा। इसमें भी 5 क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि भाषा का सीधा संबंध पूछिए, तो भाषा का सीधा संबंध इसी में है। यहाँ पे मतलब जब पढ़ेंगे ना, यहाँ से भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है, इतना बस इस यहाँ से उठाएंगे और यहाँ तक दे देंगे, इसका एक लाइन का उत्तर हो गया। इसी तरीके से सारे प्रश्न जो पूछे रहेंगे इसमें इसी गद्यांश में से देने हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं बाबू, ठीक। यहाँ पे इस तरीके से 5 क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से। अब यहाँ पे एक चीज हम आपको अथवा में लेके चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे, ये 3 नंबर हो गया ना, यहाँ पे हो गया। अब 4 नंबर पे चलते हैं, क्या है 4 नंबर। 4 नंबर आपका यहाँ पे पद्यांश पूछेगा, जैसे गद्यांश आपने पढ़ा ना सेम वैसे ही पद्यांश भी आता है बाबू, ये भी 10 ही नंबर का रहता है। इसमें क्या आएगा कि बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, खगकुल कुल सा बोल रहा कि, यहाँ पे देखिए, किस लय का अंचल डोल रहा, लो यह तालिका भी भर लाई, मधु मुकुर नवल रस गागरी, अंधेरों में राम, राग है बाबू, राग अम्द पिए, अलकों में मल यज्ञ बंद किए। आपने इसको पढ़ा, यहाँ पे भी 2 लाइन से, ठीक है ना। तू अब तक सोई है आली आंखों में भरे विहाग भरी। उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना बाबू, ठीक है। क्या क्या प्रश्न पूछा है कि पद्यांश में कवि और शीर्षक, जैसे कि आपने गद्यांश क्या सेम, आप जब गद्यांश पद्यांश पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि इस मतलब कि कविता से ये आया है और इसके शीर्षक कौन है, ठीक है ना, कवि कौन है। आराम से कर लीजिएगा, इसमें भी 5 क्वेश्चंस रहेंगे ऐसे ही एकदम जैसे गद्यांश आपने किया वैसे ही इसमें भी आपको अच्छे से समझ के करना है। 5 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अथवा में भी दिया रहेगा बाबू, ये मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चीर निस्पंदन वसा। आपने इसको पढ़ेंगे ना तो पता चल जाएगा, जैसे ये महादेव वर्मा जी लिखा है तो आपको अच्छे से पढ़ के तैयार करना है बाबू। ये काफी वायरल क्वेश्चन है, ये पेपर ही वायरल है, ठीक है ना। इसमें भी 5 क्वेश्चंस रहेंगे, इस तरीके से आराम से सॉल्यूशन करना है एक एक क्वेश्चन को। आगे जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, यहाँ से 4 नंबर खत्म हो चुका है, अब 5 नंबर पे चलेंगे। 5 के क, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। अधिकतम शब्द का सीमा जो होगा ये 5 नंबर का पेपर में आएगा। ये लेखक का साहित्यिक परिचय होता है, जिससे आपको पेपर में यहाँ पे 3 टॉपिक पे लेखक का दे देगा नाम। जैसे हरिशंकर प्रसाद जी के आप जीवन परिचय लिख लीजिए, यानी साहित्यिक परिचय, या वासुदेव अग्रवाल जी का लिख सकते हैं, या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तीनों में से किसी एक पे जो आपको स्पष्ट साफ साफ क्लियर याद हो उस पे आप लिख सकते हैं, ठीक। 5 नंबर का है। आगे चलते हैं, यहाँ पे 5 के ख, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देना है। 80 शब्दों में लिखना है इसका परिचय। यहाँ पे सच्चिदानंदन हीरानंद वासन अंग्रेजी पे लिख सकते हैं बाबू, या यहाँ पे लिखा है रामधारी सिंह दिनकर, इस पे लिख सकते हैं, या अयोध्या सिंह पादे हरिऔजी पे लिख सकते हैं। तीनों में से किसी एक कवि का यहाँ पे साहित्यिक परिचय दे सकते हैं, क्योंकि 5 नंबर का ये भी आता है, ठीक है। आपको जो याद हो आराम से याद कर लीजिए। मैं तो इंपॉर्टेंट की बात करूं तो यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, और इसमें वासुदेव अग्रवाल जी याद कर लीजिएगा, धुआं धुआं करके आएंगे पेपर में, ठीक है। इसके बाद 6 नंबर, पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए। अधिकतम शब्द का सीमा 80 शब्दों में, या बहादुर कहानी पे यहाँ पे लिख सकते हैं। तीनों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पे आप आराम से बाबू पंचलाइट या ध्रुव यात्रा या बहादुर पे आराम से लिखेंगे, किसी एक ही पे लिखना है, विशेष ध्यान रखना। 5 नंबर का ये टॉपिक आता है, 80 शब्दों में लिखना है इसको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन जो देख रहे हैं ना, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित यानी किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर देना है। अधिकतम शब्द का सीमा जो होगा 80 शब्दों में, ये 5 नंबर का आता है। आपको मैं बता दूं कि ये स्वपठित खंड काव्य के जो क्वेश्चन आते हैं 7 नंबर प्रश्न पे रहते हैं बाबू, ये जिला में मान लीजिए मेरी बात को समझिए कि 4 से 5 या 6-7 जिला, मान लीजिए 6 से 7 जिले को एक ग्रुप बनाता है, और उस 6-7 जिलों में ये मान लीजिए कि ये क्वेश्चन मुक्ति के आधार पे ये क्वेश्चन और ये दोनों आ जाएगा उस जिले में। तो आपको मैं बता देता हूं कि ये जिले वाइज क्वेश्चन आता है। स्वपठित खंड काव्य के जो आप देख रहे हैं ना, ये आपके किसके अनुसार आता है बाबू, ये जिला वाइज आता है, ठीक।
तो आप किस जिले से कमेंट कर दीजिए, उसके हिसाब से मैं बता दूंगा आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जिला वाइज आता है। अगला जो खंड स्टार्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगला खंड जो होगा आपका ख, ये 50 नंबर का पेपर में आता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ यहाँ पे देखिए 8 के क से स्टार्ट होगा कि दिए गए सांस्कृतिक गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपका यहाँ से 7 नंबर का संस्कृत का गद्यांश पूछा जाएगा, 2 नंबर का आपका यहाँ से रहेगा संदर्भ, यहाँ से 5 नंबर का आपका अनुवाद रहता है, दोनों मिलके आपका 7 नंबर। यहाँ पे देखिए गद्यांश बताते हैं, आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा कि मना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटुआ पत्रकारासित परमस्य सर्वोच्च गुण जनसेवा आसित यत्र कुत्रापि अयम जनानम दुखितानम, यहाँ पे लिखा पीड़िया पिंडिमास पश्यम तत्रैव सह शीघ्रमेव उपस्थितः सर्वविधनम साहाचर्यम अकरोत् प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासित। यहाँ पे अदमास्कम मध्यम पूर्व परिस्थितम महामन्ना मालवीय स्वप्रसपूर्वत रूपेण, यहाँ पे प्रकाशम, यहाँ पे वित्रम अंधे तमसी निम्रग्राम जनान सन्मार्ग दर्शयन स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एवं। आपने इस गद्यांश को पढ़ा, ये संस्कृत का गद्यांश है। इसका क्या करना है बाबू, यहाँ पे इसका पहले संदर्भ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे, इसका आराम से संदर्भ हेडिंग डाल के इसका संदर्भ लिख लेंगे। इसके बाद इसी चीज का हिंदी में अनुवाद कर लेंगे, क्या करेंगे, अनुवाद कर देंगे हेडिंग लगा के। आराम से समझ में आ रहा है, इस तरीके से जब करेंगे तो संदर्भ पे 2 नंबर, अनुवाद पे 5 नंबर, दोनों को जोड़ लिया जाए तो 7 नंबर मिल जाता है। कर लेंगे। या सपोज कीजिए कि ये आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ पे भी दिया रहेगा, इसको कर सकते हैं, अथवा के नीचे वाला इसको कर सकते हैं, लेकिन किसी एक को करना है। समझ में आ गया, आराम से कर लीजिएगा, इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिए, वायरल है काफी, अच्छे से स्क्रीनशॉट लगा के तैयारी करना है, इसका पीडीएफ भी देंगे अभी। यहाँ पे चलते हैं 8 के ख, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये 7 नंबर का पद्यांश भी आता है सेम। नमे रोचते भद्रम व उल्कस्य विवेचनम अक्रदस्य मुखम पश्य कथम कुद्रो भविष्यत। इस 2 लाइन के पद्यांश का यानी श्लोक का आप संदर्भ लिख लेंगे, इसके बाद आप इसका क्या करेंगे, अनुवाद करेंगे, अनुवाद हिंदी में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 7 नंबर मिल जाएगा। या अथवा में भी यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, आपको लेकर चलते हैं, उसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहे हैं ना, अथवा में भी क्वेश्चंस, ये वाला इसको कर सकते हैं चाहे तो, ये 2 लाइन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू। यहाँ से 9 नंबर से स्टार्ट होगा नया क्वेश्चन कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये 2 नंबर का मुहावरा आता है, केवल एक ही करना होता है। यहाँ पे देखिए 4 दिया है ना, 4 में से किसी एक को ही करना है। जैसे अंधे की लकड़ी होना, लकड़ी मतलब लाठी कह लीजिए एक तरफ से। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, इसका एक अर्थ लिखेंगे, इसके बाद वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे अंधे की लकड़ी यानी एकमात्र सहारा, क्या बोल सकते हैं, एकमात्र सहारा। सहारा किसी व्यक्ति का कोई एक ही लड़का होता है तो वही उसके लिए एकमात्र क्या होता है, सहारा होता है। ये इसका अर्थ हो गया। वाक्य में प्रयोग करेंगे कि जिससे मोहन का एक ही लड़का था जो कि उसके जीवन का एक ही सहारा था। ठीक है ना, इस तरीके से वाक्य प्रयोग कर देंगे, बन जाएगा आपका 2 नंबर। ठीक है, आगे इसमें से कोई भी कर सकते हैं लेकिन किसी एक को करना। गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब कोई पहले की जो झगड़ा है उसको सामने फेस कर देना फिर से। आधा तीतर आधा बटेर, जैसे कि तो ऐसा। गरम घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी कि जो कोई भी चीज़ ज़्यादा अवेलेबल रहती है तो उसका वैल्यू कम होता है, वो चीज़ है। इसका वाक्य प्रयोग कर लेना। 10 नंबर जो क्वेश्चन चलेंगे, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर देना है। ये भी 5 नंबर का आएगा, ध्यान दीजिएगा। ये अपठित गद्यांश होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा अच्छे से पढ़ेंगे और इसी में से प्रश्न पूछेगा, जवाब इसी में से देना होता है। जैसे जब जब वाहे झुकी मेघ की, धरती का तन मन ललका, जब जब मैं गुजरा पनघट सी, पनिहारी का घट झलका, सुन बांसुरिया सदा सदा से, हर बेसुध राधा बहकी है, मेघदूत को देख यज्ञ की सुविधा में किसर हलकी है। यहाँ तक मैंने पढ़ा है अभी, और इतने में से ही पकड़ते हैं कितने क्वेश्चन के आंसर बन पा रहे। देखिए आपको ट्रिक बता देंगे तो आप खुद ही स्वयं हल कर लेंगे। जैसे पद्यांश में प्रयुक्त धरती का तन तन ललका का पंक्ति का अर्थ क्या पूछा है,
तन तन यहाँ पे लिखा है ना, तन का तन ललका है, यानी कि यहाँ पे इसका अर्थ पूछा कि धरती का तन तन माने धरती का कण कण जो है ललका है, यानी कि एकदम बहुमूल्य है हमारे लिए, ठीक है ना। यहाँ पे इसका आशय बताएंगे। राधा को वेसुद क्यों कहा गया है, वेसुद यहाँ पे जब पढ़ेंगे ना तो बताएंगे कि सुन बासुरिया सदा सदा से हर बेसुध राधा बहकी। देख लीजिए, सारे प्रश्न का आंसर इसी में से दे देना है, कहीं भी खोजने की जरूरत नहीं है। 3 प्रश्न रहेंगे, आराम से कर लेना, या अथवा में भी दिया रहेगा उसको कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने नहीं मेंशन किया। लेकिन अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क नंबर लिखा है निम्नलिखित शब्द युग्मों का। यहाँ पे शब्द युग्म दिया है, इसका चयन करना है कौन सा सही है। अतल अतुल, अतल का मतलब होता है अनंत, जिसका अंत ना हो। अतुल का मतलब द्वितीय जो विभिन्न के रूप में हो, जैसे यहाँ पे देखिए 4 नंबर अनंत और द्वितीय कह सकते हैं, यह आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न जलज, जलज और जलधि। जलज का मतलब कमल होता है, जलधि यानी कि बादल होता है, यहाँ पे कह लीजिए ख नंबर का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का 2 अर्थ लिख दीजिए प्रवाची शब्द, ये 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए इधर है, पेज की इधर आते हैं ना, मिल जाएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, विधि। विधि का मतलब ईश्वर होता है, क्या होता है बाबू, ईश्वर, ईश्वर परमात्मा कह लीजिए, या विधि का मतलब विधाता कह लीजिए, वही है। विधि का मतलब दूसरा तरीका, नियम कह लीजिए, ये हो जाएगा इसका। या खग का लिख लीजिएगा या अंबर का लिख लीजिए, किसी एक ही का 2 अर्थ बस लिखना है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन करना है। इसमें ऐसा ही पेपर आएगा, सेम फाड़ के रख देना। जो ईश्वर में विश्वास रखता है, जो कोई भी भगवान पे विश्वास करता है कि भगवान मेरा बिगड़े हुए काम को बना देंगे, उसको आस्तिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, आस्तिक, जो ईश्वर पे विश्वास रखता हो, ठीक है। जल में लगने वाली आग को बड़ वाग्नि बोलते हैं, यहाँ पे देखिए बड़ वाग्री बोलते हैं, इस तरीके से याद रखिएगा अच्छे से। चलिए अगला नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करना है। यहाँ पे 4 वाक्य रहेंगे, जैसे 1 2 3 4। चारों जो वाक्य है ये अशुद्ध वाक्य है, जो कि मतलब सही तरीके से नहीं लिखा है, इसको शुद्ध करके कॉपी में लिखना है आपके। जैसे केवल 100 रुपये मात्र की बात थी, तो यहाँ पे केवल भी लगा दिया, मात्र भी लगा दिया, अशुद्ध कर दिया, तो यहाँ पे बोल सकते हैं केवल 100 रुपये की बात थी, ठीक है ना, या मात्र 100 रुपये की बात थी। तो यहाँ पे 2 चीज क्यों अशुद्ध नहीं कर दिया क्या, ठीक। तो यहाँ पे किसी एक ही को शुद्ध, कि नहीं, 2 है भाई, 2 को शुद्ध करना है, देख लीजिए, ठीक है। हमें क्षमा मांगना चाहिए, हमें क्षमा मांगनी चाहिए, ठीक है ना, इस तरीके से। ईश्वर के अनेकों नाम है, ईश्वर के अनेक नाम है, अनेकों नहीं बोल सकते हैं, अनेक नाम है। मैं कलम के साथ लिखता हूँ, मैं कलम के साथ नहीं भाई, मैं कलम से लिखता हूँ, ठीक है, शुद्ध करके। इस तरीके से पेपर में आएगा, बना लीजिएगा। 12 की क देखिए, हास रस अथवा वीर रस, इस दोनों रस में से आपको किसी एक ही का आंसर करना है, ठीक है। तो आप आराम से परिभाषा, इसका उदाहरण भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए यहाँ पे लिखा है अनुप्रास अथवा रूपक अलंकार, ठीक है। तो इसमें से लक्षण के साथ उदाहरण परिभाषा देना है, इसको तैयार कर लेना। 100% ये पेपर में आते हैं, ऐसा ही सेम। चौपाई अथवा सोरठा छंद में से किसी एक को पढ़ लेना, ये पेपर में पक्का आएगा। 6 नंबर तो आ जाएगा इसी तरीके से, 2 नंबर करके। ये सभी कौन कौन आपके रस में से 2 नंबर, और यहाँ से अलंकार हो जाएगा, यहाँ पे छंद हो जाएगा। ये फिक्स है, 100% की यही आएगा जो पेपर में अभी देखिए आप। 13 नंबर, लिपिक पद पर अपनी नियुक्ति के लिए इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य के आवेदन पत्र लिख लीजिए, इस पे 6 नंबर का आएगा। इस तरीके से बाबू मैंने बहुत सारा वीडियो भी बना दिया है, आप देख लीजिए मेरी वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका फुल सोल्यूशन भी मैंने डाल रखा है, और फुल सोल्यूशन आ रहा है बहुत सारा। अथवा में भी दिया रहेगा, किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने तो ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखे, इस पे भी आएगा, तो आराम से लिख लेना। यहाँ पे देखिए लास्ट जो क्वेश्चन रहेगा 9 नंबर का आएगा, निबंध लेखन। ये टॉपिक से देखिए, मेरे आदर्श शिक्षक पे लिख सकते हैं, हमारे राष्ट्रीय त्योहार पे, राष्ट्रीय एकता पे, आतंकवाद पे आएगा, या राष्ट्रीय नीति 2020 पे। तो ये टॉपिक से किसी एक टॉपिक पे आपको निबंध लिखना है बाबू। और आज की ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये वायरल पेपर के साथ थी, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका यहाँ पे 80 नंबर का क्वेश्चन फंस जाएगा, सेम टू सेम। आप बेहतर से बेहतर तैयारी कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। टेलीग्राम पे इसका हम वीडियो PDF सेंड कर रहे हैं, टेलीग्राम का नाम नहीं जानते हैं तो टेलीग्राम तो आप लोग डाउनलोड किए होंगे शायद।
टेलीग्राम प्ले स्टोर में होता है, जहां पे आपको नोट्स भी मिलेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद ना आप वहां पे जाएंगे तो सर्च आएगा, ऊपर सर्च बार में डीके सर क्लासेस, डीके सर क्लासेज। आप ये जो यूट्यूब चैनल पे सेम नाम देख रहे हैं ना, यही वहां पे भी सर्च करिएगा, ज्वाइन हो जाएंगे। वहां पे बहुत सारे जुड़े हैं बच्चे, वहां पे पीडीएफ भी पा रहे हैं, वो सब तैयारी में लगे हैं। आप भी जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।